बुक्स में जो सबसे पहली हमारी बात शुरू होती है वो शुरू होती है हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, एक बुक, आपको भी कई किताबों के नाम तो मुझसे अच्छे पते होंगे, ठीक है, आपने सोच रखा होगा। बुक जो होती है वो बेसिकली एक रास्ता देती है हमें यूपीएससी तक पहुंचने का, लेकिन बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये होता है कि बुक को सबसे पहले जो कॉमन है, ये सभी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके पास ये 5 से 6 लाख लोग जो सीरियस होकर एग्जाम दे रहे हैं उनके पास बुक्स ना हो। सभी के पास है, आपके पास भी, मैं इस बात में बहुत यकीन करता हूं, ठीक है। लेकिन अब इस बुक को यूटिलाइज कैसे करना है, इसको समझना कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में इंटरनेट पे नहीं दिया है। इंटरनेट पे आप जाएंगे, आप बुक लिस्ट डालेंगे, आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन ये बुक्स होती सबके पास है, पढ़ता कोई नहीं। उसका कारण क्या है अब आपको बताता हूं। बुक्स को पढ़ने से पहले एक माइंडसेट का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूं, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि यूपीएससी के लिए कोई बुक ही नहीं है। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी की एक स्पेशलाइज बुक होती है, किसी स्कूल में जाते हैं उसकी अपना एक करिकुलम होता है, सीबीएसई की फलाना बुक है, ढेकाना बुक है, आईसीएसई की बुक्स होती हैं, यूपी बोर्ड की बुक्स होती हैं, एमपी बोर्ड्स की बुक है, मान लो आप जो भी राजस्थान बोर्ड की बुक है। लेकिन तुमने कभी सुना है कि ये यूपीएससी की बुक्स हैं? कभी नहीं सुना होगा, किसी बुक पे नहीं लिखा होगा कि दिस इज प्रिस्क्राइब बाय द यूपीएससी, प्रिस्क्राइब बाय द यूपीएससी एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, खुद इसको जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है। और आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप जाइए और इसको यहां से पढ़ना शुरू कर दिए, यहीं से हम क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा ही होता है यूनिवर्सिटीज में, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर क्या करना होगा, यूपीएससी के अकॉर्डिंग इस किताब को क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड, और क्या नहीं पढ़ना है, ये छांटना पड़ेगा। नहीं तो बुढ़ापा आ जाएगा। बहुत देखा होगा आगे के बाल झड़ जाते हैं कई लोगों के, ठीक है, दाढ़ी पक वक जाती है, लेकिन फिर भी तैयारी के नाम पे चल रहा होता है काम। ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन आपको इतना समय नहीं लगाना है। अगर आप सही गाइडेंस में हैं तो आज आप देख सकते हैं कि बहुत से कम एज के जो है वो जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कम एज में। वो अभी आपने देखा टीना डाबी डीसी बन गई हैं, ठीक है, कलेक्टर की पोस्ट पे आ गई हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप अंदाजा लगाइए कि एट द एंड ऑफ द उनका जो करियर होगा वो कितने सीनियर पोस्ट पे होंगे। हम यही सोचते हैं कि यार हमसे किसी तरह यूपीएससी क्रैक हो जाए। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें यूपीएससी जल्दी क्रैक करके राष्ट्र की सेवा करनी है, हमें अपना अनुभव बढ़ाना है, कल को हमें पॉलिसी मेकिंग में जाना है। इट इज नॉट ओनली कि तुम एक आईएएस बन जाओ, इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बन जाओ। मैं ओजांकियंस को इसी रूप में ड्रीम करता हूं। पॉलिसी मेकिंग का मतलब होता है कि तुम भाग्य विधाता बन जाओगे, तुम लोगों के बारे में सही तरीके से सोचोगे, तुम उनके लिए कुछ कर पाओगे। तुम्हारे सामने समस्या है, किसी और के सामने समस्या है, भारत में गरीबी है, भारत में बाढ़ की समस्या है, भारत में आज बहुत सी समस्या है, लेकिन सवाल यह है कि तुम में से कुछ विजेता, कुछ हीरोज ऐसे होंगे जो आगे बढ़ेंगे और इस समस्या का समाधान देंगे। और ऐसा ही होता है, हमारे समस्याओं का समाधान कोई ना कोई लेकर आता है। जब किसानों को आज से कुछ साल पहले उनकी फसल का कोई मुआवजा नहीं था, कोई सोचता भी नहीं था कि फसल का भी बीमा हो सकता है, कोई नहीं सोचता था। भाई बीमा गाड़ी का हमने करा लिया, जीवन का करा लिया, स्वास्थ्य का करा लिया, लेकिन सवाल यह है कि फसल का, किसान के बारे में कौन सोच रहा, जबकि उसकी सब कुछ वही है। लेकिन अब सवाल यहां है, वो ये है कि एक आईएएस ऑफिसर आता है, वो अपने पायलट प्रोजेक्ट करता है कि अगर किसानों को सस्ता बीमा दे दिया जाए तो उससे उनको कितना लाभ होगा, उनकी भी तो इनकम सिक्योरिटी होगी, वो भी जुड़ पाएंगे इसके साथ। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आगे चलकर प्रधानमंत्री ने नाम लगाया, लेकिन वो एक पायलट प्रोजेक्ट आईएएस ऑफिसर का था। उसने उसको अपने क्षेत्र में किया, क्लस्टर प्रोग्राम किया और सक्सेसफुल हुआ। वो राष्ट्रव्यापी बहुत बड़ा प्रोग्राम बन चुका है और जाने कितने किसानों को वो मदद कर रहा है, कितने किसानों की सुरक्षा कर रहा है। आप अंदाजा लगा के देखिए कि उनके घर में जो एक सुरक्षा की भावना है, उनकी जो आय की सुरक्षा, वो एक आईएएस ऑफिसर का दिमाग है। तो आप क्या नहीं कर सकते, आप इसका अंदाजा लगाइए, आप कितना बड़े परिवर्तन कर सकते। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, उस माइंडसेट से होती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो यूपीएससी में जब भी आप जाएं तो किताब उठाने से पहले एक चीज को उठाएं और वो है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस, सिलेबस दो तरीके से होता है, सिलेबस पढ़ना, सिलेबस समझना। तो पहली बात तो बहुत बड़ा आंकड़ा, नियरली 80% बच्चों का आंकड़ा ये, हमारे यहां तो मैंडेटरी है, ठीक है। 80% बच्चे जो हैं सिलेबस नहीं पढ़ते यूपीएससी का, सॉरी टू से, लेकिन नहीं पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी के बारे में पूछ लें तो हालत खराब हो जाएगी। उसके बाद बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत कम 10% बच्चे हैं जो सिलेबस समझते हैं कि कहां पर कौन सी चीजें हैं, वो खबर के हिस्से समझ पाते हैं। तो सबसे पहली चीज है सिलेबस को समझना, सिलेबस को समझना, उसके अंदर के गूढ़ आर्गुमेंट को समझना। यही एक कम्युनिकेशन है। जब आप सिलेबस की पकड़ रख लेंगे
तब आप बुक्स आपके पास जाएगी, डायरेक्टली बुक्स पे जाओगे, बुक्स तुम्हें रिपेल कर देगी, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी हिस्ट्री उठा के देखिए, जाने कितनी जानकारियां ऐसी दी हैं जो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अब वो एक बच्चे को सिखाने के पर्पज से दी है, कोई लिपि के बारे में बात हो रही है, कुछ डेटिंग्स के बारे में, मृद भांडों के बारे में बात हो रही है, उसको आपको समझना ही नहीं है। आपको हिस्टोरियन नहीं बनना है, आपको भारत की धरोहर को समझते हुए, उसकी सांस्कृतिक विरासत को समझते हुए, क्रोनोलॉजी को समझते हुए आज वर्तमान तक पहुंचना है। सिंपल, आपको ये काम करना है। लेकिन ये डिफरेंस एक बिगिनर, अगर आज आप बिगिनर हैं, आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। और क्या, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दें, क्या आज आप इस डिफरेंस को समझने के लिए 1 या 2 साल बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? बस मुझे इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे दीजिए। क्या इस डिफरेंस को समझने के लिए, कि मतलब इसमें क्या मृद भांडों के बारे में मुझे पढ़ना है कि नहीं, डेटिंग्स के बारे में पढ़ना है कि नहीं, मुझे इनको जानने के तरीके के बारे में पढ़ना है कि नहीं, क्या आज आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि इस बात को जानने के लिए आप 1-2 साल का समय बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? कि सिर्फ ये कि मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे अंकिता यादव ने लिखा, यस सर हम बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। खैर इनका तो भला यही करेंगे, लेकिन जितने भी बच्चे समझदार हैं जिन्होंने इस बात को सुना क्या वो अगर 1 साल तैयारी करते हो तो न्यूनतम, अगर कुछ भी नहीं करते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो, दिल्ली में भी रह रहे हो, तो तुम्हारा 1,50,000 रुपए का न्यूनतम खर्चा आएगा। अगर तुम बीमार ना पड़े, खाना पीना खाली खा रहे हो और कहीं आ जा नहीं रहे हो, तो 1,50,000 रुपए का खर्चा आएगा। यानी 2 साल 3 लाख रुपए का तुम्हारा खर्चा है मिनिमम, जब तुम कुछ भी नहीं करो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो क्या तुम इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो? मुझे लगता है कि समय की कीमत जो तुम समझते हो वो नहीं होगी। 2 साल में तो तुम एसडीएम की पोस्ट पे आ जाओगे, तुम्हारा प्रमोशन जो है वो आगे चलकर तुम जो है और ऊपर निकल जाओगे। 2 साल तुम्हारी सैलरी, अगर 1 लाख रुपए भी सैलरी मान लें, तो 2 साल की सैलरी 24 लाख रुपए हुई, खाली सैलरी। तो आप अंदाजा लगा के देखिए आप कितना लॉस अपना करने जा रहे हैं। अब करना क्या होगा, सबसे पहले सिलेबस, तो सिलेबस को आप समझना सीखिए। नहीं हो सकती, जब तुम सिलेबस समझ जाओगे तो तुम्हें लगेगा 40-45% इंफॉर्मेशन तो मेरे किसी काम की ही नहीं है, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जब सिलेबस आपने समझ लिया, कुछ क्वेश्चन पढ़िए प्रीवियस ईयर। अब बुक्स में सबसे पहले 2 तरह की बुक्स होती हैं। एक, अगर हम यहां बात करें कि मैं बिगिनर हूं, अपना नेचर समझिए, बुक्स आपके नेचर के हिसाब से। अक्सर मेरा एक बहुत कोट फेमस हुआ था कि हम किताबों को नहीं चुनते, किताबें मुझे चुनती हैं। जो फलाना व्यक्ति की फेवरेट किताब है, जरूरी नहीं कि वो मेरी फेवरेट किताब हो। ये बात ध्यान रखिएगा, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बुक्स में अगर आप बिगिनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, सो बेस्ट बुक जहां आप शुरुआत कर सकते हैं वो है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी, और उसमें भी मैं बात करूंगा न्यू एनसीईआरटी, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन एक अलग किस्म का है। तो अगर आपको एक रीडिंग लेकर, अगर मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा बैकग्राउंड कभी नहीं रहा इस तरह का, अगर मैं शुरुआत करना चाहता हूं, एनसीईआरटी बेसिकली लोगों को लगता है कि ये इसको पढ़ लिया तो आईएएस क्रैक हो जाएगा। एनसीईआरटी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग की बुक है। देखो, अंडरस्टैंडिंग के बिना आप कभी भी अपनी बिल्डिंग डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी नहीं। जब तक मुझे किसी सब्जेक्ट का विकास नहीं पता, उसका डेवलपमेंट नहीं पता है, तब तक मैं आगे नहीं जा सकता। तो एनसीईआरटी में अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 किताबें। तो इन 3 किताबों की 6 to 12th बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो 6 to 8 की बुक है, ये शिफ्टिंग हो रही है। बहुत से लोग तुमसे कहेंगे 11-12 जरूर पढ़िए। 6 to 8 की जो बुक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके फंडामेंटल प्री के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बताया जाता है कि केवल 11-12 पढ़ लो, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है 6 to 8 में, और आप पिछले 3 सालों का पेपर उठा के देखिए, पिछले 3 सालों का पेपर उठा के देखिए, आपको दिखाई पड़ जाएगा क्वेश्चन ऐसे लाइन बाय लाइन आपको दिखाई पड़ेगा, लाइन बाय लाइन आपको। और उसको हमें बताया जाता है कि ज्यादातर आप लोगों ने भी कहीं पढ़ा होगा कि 11-12 की खाली पढ़ लो हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि मैं, मान लो एक बिगिनर हो, अब ये तो पूछा नहीं जाता कि तुम बिगिनर हो कि नहीं है। मान लो तुम एक बिगिनर हो और तुमने 11th क्लास की किताब उठा ली। 11th क्लास में तुम सबसे पहले गए एंड यू जस्ट स्टार्टेड द प्रेशर बेल्ट, तुमने प्रेशर बेल्ट शुरू कर दिया पढ़ना। अब तुम्हें यही नहीं पता कि मॉलिक्यूल हाई प्रेशर कैसे डेवलप करते हैं, हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली क्या है, और इस सब चीजों के पीछे जो सूर्य की किरणें हैं उसका एंगल कितना महत्वपूर्ण, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। लेकिन 11th और 12th में सीधे कोर कॉन्सेप्ट दिया जाता है। देखो, एनसीईआरटी स्कूल की बुक्स हैं, तो बच्चा 6ठी क्लास से 12वीं क्लास में जाता है ना, सीधे थोड़े ना होगा कि अभी तक कल तक कंचे खेल रहा था और अचानक से आज सीधे 11वीं क्लास में एडमिशन होगा। ये तो आप करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है, अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होती है,
अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जब आप विकास का क्रम जानते हैं। क्या होता है? व्हेन यू नो द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास का क्रम जानते हो तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। जैसे आपके अपने माँ बाप हैं, तो आप ध्यान से देखते होंगे कोई आपकी शिकायत करता है, अरे आपका लड़का बहुत गुस्से में है। अच्छा, आपकी माँ को पता है कि आपको कब गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया। आपके पिता को आपके नेचर के बारे में पता है कि आप कब गुस्सा करते हो, कब सामान पटकते हो, कब आपको किस बात से गुस्सा आता है, आपको खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप गोभी नहीं खाते, आप टिंडा नहीं खाते। उनको ये बात अच्छी तरह पता है। क्यों पता है? ये पड़ोसियों को नहीं पता है, दूर के रिश्तेदारों को नहीं पता है। मेरी बात का लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा। इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने पैदाइश से तुम्हें ग्रो करते हुए देखा, इसलिए वो तुम्हारे नेचर के बारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। हम भले चाहे तेजूलाल बन जाए कि हम माँ बाप से छुपा ले, उनको सब पता होता है कब तुमने स्मोकिंग की, कब तुमने चोरी, कब तुमने झूठ बोला, लेकिन वो भी सोचते हैं कि क्या करें अब। तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो हमारी किताबें हैं और उसकी जो नॉलेज है वो हमारी औलाद की तरह है। इस भावना के साथ अगर पढ़ोगे तो तुम्हें अपनी औलाद को समझने के लिए उसके जन्म से लेकर और आगे के स्टेप को समझना पड़ेगा, उसका बिहेवियर तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो लोग, जितने भी लोग हैं, ये कहते हैं कि साहब ज्योग्राफी समझ में नहीं आती, हिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो उन्होंने तो एक गोद ले लिया बच्चा, ठीक है, वो भी एकदम जवान बच्चा, 21 साल का हो गया, दाढ़ी वाड़ी आ गई है, उसको गोद ले लिया। अब वो नहीं पता चल रहा है कि वो विनम्र स्वभाव का है, साधु स्वभाव का, बदमाश स्वभाव का है। वो तो जब उनके हत्थे चढ़ रहा है, किसी दिन मौका लगा, गुस्सा उस्सा किए पिता के रूप में, अरे मैं बाप हूं, मैं मां हूं, मैं डांट दूंगा, पता लगा उल्टे हाथ एक दे दिया उसने, तो क्या हुआ? अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये ऐसा बिहेवियर क्यों हो गया। तो तुम्हारी बुक्स तुम्हारे साथ जब बेवफाई करती है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है। जब तुम कहते हो साहब सब्जेक्ट नहीं समझ रहा, इकोनॉमिक्स बहुत टफ है सर, करंट अफेयर्स नहीं, साइंस सर दगा दे रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है तुम्हें उसका डेवलपमेंट नहीं पता। तो एनसीईआरटी इज बुक फॉर द अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट। तो ये है, इकोनॉमिक्स की बुक्स कोई बहुत अच्छी नहीं होती हैं इसको समझने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप पढ़ सकते हैं। एंड साइंस, तो साइंस में 6 to 8 चले जाओ या 9 तक चले जाओ, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। क्योंकि साइंस और इकोनॉमिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत तेजी से बदलते हैं, इसमें करंट एस्पेक्ट्स बहुत पूछा जाता है। तो यहां से फंडामेंटल लेते हुए तुम इसको करंट के साथ जितना जोड़ पाओगे उतना ही तुम्हारे साथ काम होगा। इससे बेहतर है कि इकोनॉमिक्स के लिए ईश्वर ढींगरा की बुक पढ़ लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगी, वो तुम्हारे लिए ज्यादा चीजें कवर करके तुम्हें दे पाएगी रादर देन एनसीईआरटीज के। चले, अब एनसीईआरटीज हमारी हो गई, आपने इसको पढ़ा। स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं, तो हम पेपर वाइज बात करते हैं। स्टैंडर्ड बुक आ जाओ, लिख लेते हैं इसको। तो जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें मेंस में, तो हम पहला देखते हैं सोशल इश्यूज, दूसरा हम देखते हैं सोशल इश्यूज के बाद हमारा होता है हिस्ट्री, एंड थर्ड वन ज्योग्राफी। तो सोशल इश्यूज के लिए राम आहूजा, लिखते जाओ किताब राम आहूजा, एंड यू कैन गो फॉर द एनसीईआरटी ऑल्सो, सोशल डेवलपमेंट। तो राम आहूजा की बुक पढ़ सकते हो। बाकी इसके साथ तुम्हें करंट के टॉपिक्स बहुत जोड़ने पड़ेंगे, करंट डिबेट्स क्या चल रही हैं, ठीक है, ये सारा करंट बेस हमारा क्वेश्चन आता है। राम आहूजा की बुक पढ़ सकते हो। हिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री के जो पार्ट हैं, आप वर्ड हिस्ट्री के लिए आप जो है वो जैन और माथुर को पढ़ सकते हो, या अगर बहुत बिगिनर से पढ़ना चाहते हो तो अर्जुन देव की बुक आती है, आप अर्जुन देव की बुक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अर्जुन देव की बुक से आप शुरुआत कर सकते हो वर्ड हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दो इंपॉर्टेंट डिवीजन है, एक तो आप इसमें पढ़ सकते हो विपिन चंद्र, आप नाम जानते हो, और दूसरा प्लासी से पार्टीशन, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय। ये किताब अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद इस बार जो क्वेश्चन का हमें एक वेटेज देखने को मिला, उसके लिए तमिलनाडु की बुक्स, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया और अब देखिए बच्चे उसके साथ समझ रहे हैं कि किस तरह साउथ में डोमिनेंस होता जा रहा है, साउथ में क्या चीजें हो रही हैं, खबरें बहुत आ रही। तमिलनाडु की जो बुक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री के लिए। प्राचीन भारत के लिए झा श्रीमाली पढ़ सकते हैं। हाँ, ये सारी किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों में है, झा श्रीमाली। और झा श्रीमाली का तो हिंदी अनुवाद हिंदी भाषा विभाग ने किया, बहुत अच्छा है ये। और मेडाइवल के यानी मध्यकालीन भारत के लिए आप लोग जो बुक पढ़ेंगे वो सतीश चंद्रा की बुक 2 पार्ट में आती है, सतीश चंद्रा। तो वर्ड हिस्ट्री के लिए बुक पहली हो गई आपकी, जैन और माथुर आप पढ़ सकते हैं, या अर्जुन देव, दोनों में से कोई भी आप चॉइस ले सकते हैं। आप प्राचीन भारत के लिए यानी कि एंशिएंट के लिए झा श्रीमाली पढ़ सकते हैं, उसके साथ एनसीईआरटी में आपको बेस अच्छा खासा मिल जाता है।
इसके बाद आप मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा की बुक पढ़ सकते हैं, और जो मॉडर्न है, मॉडर्न के लिए आप जा सकते हैं शेखर बंदोपाध्याय के साथ या विपिन चंद्रा के साथ। एक किताब बदलते ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको और बताऊंगा, अगर सपोर्टिव बुक में उसको रख सकते हो तो आइदर स्पेक्ट्रम, अगर आपके पास है तो स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक रख सकते हो। ये बेसिकली जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं प्री में और कुछ मेंस में भी डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, उनको लिखने के लिए बहुत अच्छी है। या एक किताब का नाम बताता हूं, ग्रोवर एंड ग्रोवर, ठीक है, ग्रोवर मॉडर्न की आती है, तो ग्रोवर एंड ग्रोवर। अब अगर क्या होता है, इसमें बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे जो है इंपॉर्टेंट डाटा दिया है जो बेसिकली शेखर बंदोपाध्याय और विपिन चंद्रा में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो कहानी के रूप में एनालिटिकल होता है, इन्होंने फैक्ट को बड़े अच्छे से संभाला है। तो ग्रोवर एंड ग्रोवर की बुक जो है वो तुम पढ़ सकते हो, अगर मॉडर्न हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, और एस चांद पे पब्लिकेशन पे इसकी बहुत ही अच्छी किताब है, और बहुत ढेर सारा डाटा इन्होंने सहेजा है। ये प्री में तुम्हें बहुत मदद करने वाली है किताब, राइट। आगे चलते हैं। ज्योग्राफी के लिए इंग्लिश मीडियम में अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी जाते हो तो जीसी लियोंग पढ़ सकते हो, ठीक है। हिंदी में जाते हो तो जो एनसीईआरटीज हैं, काफ़ी अच्छी किताब है वो, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हो, या इंडियन ज्योग्राफी के लिए एनआईओएस की बुक्स जो होती हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है, राइट। तो इनके साथ भी आप ये फ्री में आप डाउनलोड करके उसको आप पढ़ सकते हो। अब जैसे प्रिंस ने लिखा है कि इतना सारा हिस्ट्री के बुक हो गया, पढ़ूं किसको। अब देखो पहली बात तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि तुम क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हो, आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो। मैंने माइंडसेट पे लिखा ना सबसे पहले, किताब का इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। अब तुम चाह रहे हो कि तुम आईएएस का एग्जाम भी क्रैक कर लो, तुम डीएम बन जाओ, पूरा जिला तुम्हारी मुट्ठी में, और जिले के प्रथम नागरिक बन जाओ, और तुम्हें पढ़ना पड़े ल्यूसेंट, या तुम्हें पढ़ना पड़े कोई वन लाइनर, और तुम बनना चाहते हो आईएएस। यही समस्या है, डिमांड सप्लाई गैप है। और ऐसा नहीं, मेरे पास तो ऐसे से मैसेज आ जाते हैं, अरे बड़का टीचर बनते हैं आपको, एक किताब बताइए जिसको पढ़ के प्री क्वालिफाई, एक किताब बताइए जिसको पढ़कर हम प्री क्वालिफाई कर दें। और अभी क्या, अभी तो 2-4 हो सकता है एक साल में नई पीढ़ी और भी नई आ जाएगी, वो कहेगी भैया कोई ऐसा ताबीज बताइए, कोई ऐसी गोली बताइए, ऐसे खाएं भक्क से आईएएस बन जाए। ऐसे भी हैं, इनको मैं मैगी स्टूडेंट बोलता हूं, नूडल्स। ये 2 मिनट में जो है वो नूडल पकाते हैं, वो यहां पे भी वही काम करने आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। तो ज्योग्राफी के लिए अब मानव भूगोल जो एनसीईआरटी है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो काफी है, मोर देन इनफ है, उसको आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। तो जीसी लियोंग इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में एनसीईआरटीज हो गई, और माजिद हुसैन साहब की बुक आप ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए पढ़ सकते हैं, एनआईओएस पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए पेपर 2 में आते हैं। तो पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों के लिए लक्ष्मीकांत आप शुरुआत कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत की 2 अलग अलग बुक आती हैं, लोगों को लगता है केवल पॉलिटी की बुक आती नहीं, लक्ष्मीकांत की 2 किताबें आती हिंदी और इंग्लिश में, और वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक चीज आप जरूर रखिए, और वो अपने साथ बेयर एक्ट जरूर रखिए। बेयर एक्ट किसके किसके पास है? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उसको डिफाइन करता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, बाइग्लॉट आती है, मतलब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, एक तरफ हिंदी लिखी होती है, एक तरफ इंग्लिश लिखी होती है। किसके किसके पास बेयर एक्ट है? तो जो भी कोई चीज न्यूज आ रही है, आप सबसे पहले उसको कॉन्स्टिट्यूशन से, बेयर एक्ट से पढ़ना शुरू करिए। नहीं है तो आपको जब फ्री क्लासेस मिलेगी वहां जरूर पूछिएगा। कितने लोगों के पास बेयर एक्ट है? हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, 99 या 90 रुपए की किताब है, ये बहुत सस्ती किताब है। इसके बाद अगर कोई बिगिनर है, मान लो लक्ष्मीकांत सीधे कई लोगों को नहीं समझ में आती है, तो सुभाष कश्यप की 2 किताबें आती हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट, हमारी संसद, और दूसरी किताब का नाम है हमारा संविधान। तो सुभाष कश्यप से जो बिगिनर है एनबीटी पे, वहां से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको अच्छे से आर्गुमेंट्स जानने हैं, ठीक है। तो अपने अपने स्टैंडर्ड, आप किस स्टैंडर्ड पे, आप अभी बिल्कुल बिगिनर हैं, आप मिडिल फेज में हैं, आप बहुत स्टैंडर्ड, मान लीजिए आप बहुत स्टैंडर्ड आप पढ़ाई कर रहे हैं और पॉलिटी को अपना सबसे पावरफुल सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका ऑप्शनली पीएसआई आ रहा है, या आपका ऑप्शनल में आपका इसमें कुछ आपको बहुत एडवांटेज लेना है, तो आप ऑस्टिन की बुक भी पढ़ सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
जो बुक है ग्रैनविल ऑस्टिन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने लगी है, तो अब आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना तय करिए, आप दूसरों की जिंदगी मत जिए, आप अभी किस लेवल पे हैं, तैयारी आपको करनी है, आपको बैकग्राउंड अपना पता है। ठीक है, तो ये नहीं कि फलानवा ने कह दिया ये बुक पढ़नी है तो मुझे यही, अब पता चला लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आ रही है, बेसिक तुम्हारा तैयार नहीं, बस ये स्टूडेंट यही सबसे बड़ी गलती कर लेता है। बेयर एक्ट, आईआर के लिए देखो, आईआर पूरी तरीके से कंटेम्प्रोरी है। ठीक है, इसमें समसामयिक विषय की बड़ी जरूरत पड़ती है, तो बेयर एक्ट अगर नहीं है तो आज सभी लोग ले आ ले, इसके बिना न्यूज़पेपर मत पढ़ना। अगर आपको पढ़ना है तो बेयर एक्ट आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ एक ऐप का नाम बता रहा हूं, इसको जरूर पढ़िए सभी लोग अपने फोन में, लाइव लॉ। किन लोगों के फोन में ये ऐप है, दिस इज द ऐप, इसमें जो खबरें आती हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं बड़े प्यारे आते हैं। कितने लोगों के पास है लाइव ऐप, ये भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छी ऐप है, बहुत प्यारी ऐप है, और ये जो सेकेंड पेपर है उसको ये बहुत मजबूत करता है। ठीक है, बहुत बहुत आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कितने लोगों के पास ये ऐप है? अगर नहीं है तो लाइव लॉ ये फ्री ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो। राइट, बहुत अच्छी ऐप है, बहुत अच्छे से इसमें चीजें दी हुई हैं, और ये आपको एक बहुत एडवांटेज देगा पढ़ने में। ठीक है, तो आप लोग इसको आज डाउनलोड कर लेंगे, नई इंफॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इसको आपको तैयारी करनी है। चले, आईआर के लिए जो बेसिक बुक्स होती हैं, आईआर के लिए आप राजीव सीकरी की भी बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो भारत की विदेश नीति को समझने के लिए आप राजीव सीकरी की बुक पढ़, लेकिन आईआर बहुत डायनेमिक टॉपिक है, बहुत तेजी से चेंज होता है, तो इसके लिए आपको अलग अलग रिसोर्सेज आपको लेने पड़ेंगे। जैसे इसके लिए आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे आप करंट अफेयर्स में कुछ आ रहा है तो इसको या तो न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे, द हिंदू हो गया, या अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, तो आप यहां पर बात करेंगे। साथ ही साथ इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, एमईए, तो एमईए की वेबसाइट पे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको काफी मिलेगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पढ़ने के लिए, आप यहां से पढ़ाई कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट। साथ ही साथ क्या होता है, जब दिसंबर आएगा तो ये अपना पूरा डिपार्टमेंटल का एनुअल एक गैजेटियर निकालते हैं, एनुअल एक बुकलेट फ्री होती है, ये नवंबर दिसंबर के टाइम आ जाती है। तो हर जितने भी मंत्रालय हैं इन्होंने साल भर में क्या काम किया, कौन से इनिशिएटिव लिए, ये वो रिलीज करते हैं एमईए की। इसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे, आप इनके आर्काइव में जाके इनको पिछला भी आपको मिल जाएगा, आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। स्पेशली जो साउथ एशिया पे इनकी जो रिपोर्ट आती है, दक्षिण भारत जिसमें हमारा हिस्सा है, मोस्ट ऑथेंटिक डाटा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। तो ये हिंदी में भी किताब आती है राजीव सीकरी की, न्यूज़पेपर आप हिंदी में अपना पढ़ सकते हैं, एमईए की वेबसाइट पे हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिल जाएगा। मैं वो कंटेंट बता रहा हूं जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको काफी फायदा होगा। तो आईआर के लिए आप इसमें चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेपर 3 में। पेपर 3 में जब हम जाते हैं तो सबसे बड़ा हिस्सा हमारा आता है इकोनॉमी, और इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो एग्रीकल्चर होता है। अब हमें लगता है कि पेपर 3 में इकोनॉमी पढ़ना ज्यादा जरूरी है, लेकिन एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो बुक नहीं है, वो है योजना एंड कुरुक्षेत्र। ये गवर्नमेंट की मैगजीन है। सीधे क्वेश्चन आते हैं, मतलब मेंस का क्वेश्चन तो डायरेक्टली उठा के दे देते हैं। 30 रुपए महीने का खर्चा है। ठीक है, आपको वो चीज बता रहा हूं जो आपको बुक्स में नहीं। आप जैसे बुक्स आप लेते हैं प्री के लिए रमेश सिंह, लेकिन ये बुक एक लिमिट से ज्यादा आपकी हेल्प नहीं करेगी। मेंस के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए किताब है उमा कपिला, आप यहां से पढ़ सकते हैं उमा कपिला। इसमें कुछ टॉपिक मेंस के बहुत अच्छे दिए हैं। राइट, आइदर इकोनॉमी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। तो गवर्नमेंट बजट से जस्ट एक दिन पहले इसको रिलीज करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाता है उनकी वेबसाइट पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2 पार्ट में आती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो बेसिक
क्या गवर्नमेंट इकोनॉमिकली कर रही है, क्या करना चाह रही है, सब कुछ है। और पार्ट 2 में जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पैरामीटर इकोनॉमिक के होते हैं, चाहे जीडीपी हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, विदेश व्यापार हो, इन पर गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, ये दोनों पार्ट आर्थिक सर्वेक्षण के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। रैदर देन बहुत बड़ी बड़ी किताबों के आपको डायनामिक सोर्सेज जाना पड़ेगा। यानी योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन के लिए एग्रीकल्चर आपके 11 पॉइंट्स हैं, 11 टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। मैं अक्सर बोलता हूं 90+ मार्क्स केवल इसी से आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो आपको इसको पकड़ने के लिए बहुत डायनेमिक सोर्स जाना। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे, फिर रमेश सिंह की बुक आप ले सकते हैं या ईश्वर ढींगरा की बुक ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आपको इसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक्स आती हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, एनडीएमए की वेबसाइट पे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाना है और ये एनुअल रिपोर्ट देते हैं, उसको उठा लेना है। बाकी ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो डिजास्टर के रीजंस आपको पता ही चल जाएंगे। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा के लिए अशोक सिंह की बुक आती है, टाटा मैग्रा पे, मैग्रा हिल पे आती है, वो किताब मोर देन इनफ है। या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पे जाएंगे, इनकी एनुअल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे अगर आप ये एनुअल डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो 4 ही पार्ट होते हैं जहां हमें इस पे बात करना, नॉर्थ ईस्ट का हो गया, कश्मीर का मुद्दा हमारा हो गया, कोस्टल हो गया, और जो हमारा नक्सलाइट इलाका हो गया। तो ये 4 पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है और वहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो ये रिपोर्ट मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा हमारा यहां से हो गया। इसके बाद आ जाता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक के लिए एक ऐप बता देता हूं, साइंस डेली। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप पढ़ते रहा करो। साथ ही साथ स्पेक्ट्रम की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और ये सब जो है इसके नाम से पढ़ता है। ये इसमें मोस्टली करंट में जो चर्चा में चीजें ली, जैसे मान लो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, अभी जीन इंजीनियरिंग पे कोई बात चल रही है, ठीक है, डिजाइनर बेबीज पे बात हो रही है, क्लोनिंग पे बात हो रही है, ठीक है, वैक्सीन टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, जीन टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, आप केवल इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सोर्सेज आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो स्पेक्ट्रम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहां से हम इसको लेके चल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये हमारा पेपर 3 हो गया। पेपर 4 एथिक्स। तो एथिक्स के लिए जो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, लेक्सिकॉन पढ़ लो। लेक्सिकॉन हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, लेक्सिकॉन हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और आप इसमें ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज करो, जो आपकी एक सोच यहां होनी चाहिए कि आप कैसे कर सकते हो। तो केस स्टडी की प्रैक्टिस के लिए बहुत ढेर सारी किताबें अपलोड, कोई भी उठा लो, उनकी प्रैक्टिस करो, ये हो जाएगा। बेसिक सिद्धांत, मोरालिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होता है, ट्रुथ किसे कहते हैं, और हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसके साथ आपको जाना है। गांधी को जरूर पढ़ लेना। एक किताब आपको सपोर्टिंग सिस्टम में पढ़ना है, वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी कि सत्य के मेरे प्रयोग। ये जरूर पढ़ लेना गांधी की बुक, क्योंकि गांधी के बिना यूपीएससी आगे बढ़ेगा नहीं। तो आप ये जरूर जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इतना पढ़ना है, इतनी ज्यादा, तो खाली किताबें इन्होंने बता दी, अभी तो मैगजीन बताई नहीं, अभी तो सपोर्टिंग बुक बताई नहीं, तो इसीलिए टीचर की जरूरत पड़ती है। हाँ, वाइज डिसीजन आपको लेना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, आप हर चीज कैलकुलेट करते हो, टाइम कैलकुलेट नहीं करते। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ना कि आपको सिर्फ ये समझने के लिए कि मेरे इस किताब में क्या मेरे काम का और क्या नहीं है, अगर आपको 2 साल लगाना पड़ जाए तो क्या आप वो कीमत कैसे जो है उसको अब तय करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। टीचर यहां क्या काम करता है, टीचर उस जो कमी है उसको पूरी कर देता है, वो आपको वहां तक पहुंचा देता है, आपका समय बच जाता है। और समय ही इस कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप समय बचा ले गए, आप कंपटीशन जीत गए। आप समय नहीं बचा पाए, निकल गए आप। वो नई नई चीजें अपडेट करता है, जैसे मान लीजिए कोई विषय का विशेषज्ञ है, तो अब वो अपने विषय के बारे में लगातार स्टडी कर रहा है, वो आपको बता देता है। आपको अपने कॉम्पिटिटर से एज लेना है, ठीक है।